ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं सेकेंड ईयर की क्लास जो है वो उसका अप्लाइड सोशियोलॉजी का कैलकुलेशन वाला पोर्शन पहले से करा रही हूँ और स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन, ताकि जो है वो हम मीनवाइल प्रैक्टिस करना शुरू कर दें कि कैलकुलेशन जो है वो कौन कौन सी आएंगी। 3 चैप्टर्स हैं कैलकुलेशन के, हम उन 3 चैप्टर्स को जो है वो उस पर काम करेंगे। पहला जो चैप्टर हम इंट्रोडक्शन अभी शुरू कर रहे हैं, पहला स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। उसके बाद मैं सबसे पहले जो आपको सवाल कराऊंगी वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस तरह इसी को जो है करेंगे, और हर क्लास के बाद मैं इसमें एक प्रैक्टिस का सवाल दे दूँगी ताकि आप जो है घर पे इसको प्रैक्टिस कर लें और देख लें कि वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, और आप रिज़ल्ट्स आपस में कंपेयर्स को कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स को जो है वो 2 अंदाज से लिया जाता है। एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने लोग जो हैं कहाँ रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, ये एक डेटा है, इसको भी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और जो दूसरे स्टैटिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम एज अ डिसिप्लिन, यानी एज अ मजमून के तौर पर या डिसिप्लिन के तौर पर स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बहुत ईजी है, आसान है। ये वो कहता है, स्टैटिस्टिक्स कहता है कि ये एक ऐसा साइंटिफिक स्टडी है या ऐसा डिसिप्लिन है जो डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को इस तरह से प्रोसेस करता है कि वही डेटा हम उसको प्रेजेंटेशन के तौर पर यूज़ कर सकें, उसको हम बता सकें लोगों को कि उसका मतलब क्या है उस डेटा का, उसके अंदर हम उस चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकें। उसकी डेफिनेशन में है कि इट्स अ साइंटिफिक स्टडी, इट डील्स विद डेटा एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड कंक्लूजन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड कंक्लूजन ऑफ डेटा। तो 4 चीज़ें हैं। पहले प्रोसेस करता है डेटा को, फिर डेटा को प्रोसेस करने के बाद दूसरा उसका काम ये होता है कि वो प्रेजेंट करता है कि डेटा हम शो करता है, ग्राफ के ज़रिए शो करते हैं, टेबल्स के ज़रिए शो करते हैं। तीसरा उसके अंदर है इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का मतलब ये है कि उस टेबल के अंदर, उस ग्राफ के अंदर क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, उसमें क्या समझ आ रहा है। और फिर लास्ट चीज़ है इन्फ्रेंसेस या कंक्लूजन देता है, यानी एनालिसिस करता है कि हम ये देख सकें कि किस तरह से एक डेटा जो है वो दूसरे डेटा पर इम्पैक्ट कर रहा है। अच्छा, अब हम सबसे पहले स्टार्ट ले लेते हैं कि हमें इस क्लासरूम या इस कोर्स के हवाले से कौन सा करना है। अच्छा, इसमें जो स्टैटिस्टिक्स की 2 ब्रांचेस हैं, ब्रॉडर ब्रांचेस हैं। जो पहली ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की वो है डिस्क्रिप्टिव, और दूसरी जो ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की वो है इन्फ्रेंशियल। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव ब्रांच जो है वो बेसिकली प्रोसेसिंग पे काम करती है, प्रेजेंटेशन पे काम करती है और इंटरप्रिटेशन पे काम करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एनालिसिस की और कंक्लूजन की, या हम ये कहते हैं कि फ्यूचर की प्रेडिक्शन की, तो फिर वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। तो हम इस कोर्स के हिसाब से हमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन करना है, हमें इन्फ्रेंसेस वाले पोर्शन को हाथ नहीं लगाना, वो एडवांस क्लासेस की बात होती है। तो हम यहाँ पर जो करेंगे वो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन करेंगे आपका। तो डिस्क्रिप्टिव वाले में हमने जो काम करना है उसके अंदर हमने बेसिकली 3 चैप्टर्स करने हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है, जो अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं। सेकेंड चैप्टर जो हमारा है वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का है, जिसमें हमने क्लास में डिस्कस भी किया था कि मीन, मीडियन, मोड, ये 3 किस्म के जो हैं वो आपने मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में भी अपने मैथमेटिक्स जिनके पास था उन्होंने किए होंगे, वो हम दोबारा से करेंगे। लेकिन ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या होता है, उन दोनों में फ़र्क क्या है, ताकि हम पहला सवाल शुरू कर सकें। ठीक है, तो अब जो है वो मैं सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बताती हूँ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, उसका मतलब क्या है और हम उसको किस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स दोबारा बता देती हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये भी बता दूँ स्टैटिस्टिक्स का कि अक्सर लोग जो हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में ये समझते हैं कि बस ये नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अब किस हिसाब से काम की चीज़ है कि स्टैटिस्टिक्स में जो है वो आपको सिर्फ नंबर्स नहीं बताता कि कहाँ क्या चीज़ हो रही है, बल्कि ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन करता है। जैसे सबसे ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करता है स्टॉक एक्सचेंज, ये देखने के लिए
कि कहाँ पर कितने स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, किस कंपनी के बढ़ रहे हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट उसी जगह पर की जाए। एक बहुत बड़ा यूजेज है। सबसे बड़ा जो काम आता है वो बजट की प्लानिंग होती है। आप देखें अभी भी बजट कल ही अनाउंस हुआ है बजट, राइट। तो जो अनाउंसमेंट हुई है बजट की, तो हर डिपार्टमेंट ने अपना एस्टिमेट दिया है कि हम अगला साल हमें इतने पैसों की ज़रूरत होगी, हमें इतने हॉस्पिटल्स चाहिएंगे, हमें इतने एजुकेशन के इदारे चाहिएंगे, हमें ये टेक्नोलॉजी चाहिएगी, हमें इतना जो बजट जो है वो सोशल सेक्टर में, सोशल सेफ्टी नेट में, मिलिट्री का अपना बजट, वो ये बजट जो है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो है वो स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स हमें उसमें हेल्प करता है कि हमें कितनी चीज़ें हैं, जितनी भी मार्केटिंग की या रिसर्चेज हैं, जितनी मार्केटिंग के हवाले से रिसर्चेज हैं, वो सारी की सारी रिसर्चेज जो है मार्केटिंग की, वो सारी की सारी जो है वो स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर चलती है। फिर जितने स्पोर्ट्स आप देखते हैं, ओलंपिक्स देखते हैं, वर्ल्ड कप्स देख रहे हैं, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स है। फिर सबसे ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स होती है फ्यूचर प्लानिंग की, जिसमें हमारे ओल्ड एज बेनिफिट्स, पेंशन, ये सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है कि कितने साल में कितने लोग रिटायर हो जाएंगे, किसको कितना बेनिफिट मिलेगा और किस एज ग्रुप में मिलेगा और किस जेंडर में मिलेगा। फिर एक और बहुत बड़ा यूजेज है स्टैटिस्टिक्स का, और वो यूजेज है कि आपकी पॉलिसी प्लानिंग में सबसे बड़ा काम आता है। और सबसे लास्ट नॉट लीस्ट जो हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी वाले कर रहे हैं। और इंश्योरेंस कंपनी वाले जो है वो पहले से एस्टिमेट करके देखते हैं कि एक शख्स जो आज उनसे इंश्योरेंस ले रहा है वो अब कब तक सर्वाइव करेगा, और जितने अरसे तक सर्वाइव करेगा उस हिसाब से उसका पेंशन प्लान बनाते हैं। और इसी वजह से ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं और इन्वेस्टमेंट के पास उनके पास बड़े जो हैं वो पैसे या उनके पास बहुत बड़ा रिसोर्स आ जाता है। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स सिर्फ ये नहीं है। अब हम क्यों पढ़ते हैं, आपका सवाल ये होना चाहिए, और अभी सवाल की वन वे इंटरेक्शन है तो सवाल मैं खुद ही कर लेती हूँ, मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ कि सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है हमारा कि वाई वी नीड स्टैटिस्टिक्स। सोशल साइंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या काम, हम क्यों मैथमेटिक्स को पढ़ें, हम तो बचने के लिए आए थे यहाँ पर, हम यहाँ पर क्यों पढ़ें। हमारा सबसे बड़ा आस्पेक्ट ये है कि हम सोशल साइंसेज हैं। जब हम बात करते हैं साइंस, तो साइंस का मतलब क्या है कि हमें जो है वो अपनी बात को मनवाने के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, और जब रिसर्च के ज़रिए हम किसी बात को मनवाते हैं और बात कहते हैं तो फिर हमें वहाँ पर नंबरों का सहारा लेना पड़ता है, फिर हमें डेटा का सहारा लेना पड़ता है। और डेटा जहाँ आ गया तो डेटा को अगेन एनालिसिस कौन करेगा, इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, ये हमें कौन सिखाएगा, स्टैटिस्टिक्स से सिखाएगा। इसीलिए चाहे एग्रीकल्चर ले लें, आप बिजनेस ले लें, मैनेजमेंट साइंसेस ले लें, आप साइंस ले लें, वहाँ तो स्टैटिस्टिक्स कंपलसरी था ही था। अब सोशल साइंस में भी इसीलिए कंपलसरी है कि विदाउट स्टैटिस्टिक्स के वी कैन नॉट डू रिसर्च। एंड इन मास कम्युनिकेशन, in women's studies, in social work, in sociology, in psychology, in IR, these are all social sciences. और economics, इन social sciences में आपको जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में रिसर्च करनी है, आपको अपने सब्जेक्ट में भी रिसर्च करनी होगी आगे जाकर, और इस वजह से आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है। जब आप एमफिल और पीएचडी लेवल पर जाएंगे तो फिर आपको एडवांस स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है, और वो एडवांस लेवल पर होती है जिसमें आपका सेकंड पोर्शन हम कह रहे थे ना इन्फ्रेंशियल, वो आपको सिखाया जाएगा। तो कुछ यूजेस हैं, लेकिन यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स जो है उसकी क्वालिटीज़ और उसके फ़ायदे या उसके एडवांटेजेस हम डिस्कस सिर्फ नहीं कर सकते, हमें उसके चंद डिसएडवांटेजेस जो हैं, इसकी लिमिटेशंस जो हैं वो भी डिस्कस करनी होगी। जैसे स्टैटिस्टिक्स जो है बाज़ औक़ात स्टैटिस्टिक्स को, जैसे मैं भी नंबर्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ, फैक्ट्स, नंबर्स, डेटा, ये ज़्यादा चीज़ें हमें बताता है, लेकिन बाज़ औक़ात डेटा को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। एक ही नंबर को इस तरह से शो करना पॉजिटिव वे में भी किया जा सकता है, नेगेटिव वे में भी। तो स्टैटिस्टिक्स को आप ये ना समझें कि ये जादू की कोई टूल है, मैजिक टूल है, और उसका वॉन्ड जो होता है ना, जादू की छड़ी घुमाई और हमारा सारा डेटा हमारी मर्ज़ी का रिज़ल्ट देगा, तो हमारी मर्ज़ी का रिज़ल्ट नहीं देगा। तो ये आप ये याद रखें कि मर्ज़ी का रिज़ल्ट आपका नहीं मिलेगा, आपको मैनिपुलेट नहीं करना डेटा, जैसा डेटा जो शो कर रहा है वैसे दिखाना है। लेकिन अक्सर जो है हमने रिपोर्ट्स में, एनजीओ की रिपोर्ट्स में, इवन के गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में, सेंसस में डेटा को मैनिपुलेट होते हुए देखा है, और बहुत सारे लोगों ने उसकी गलतियाँ पकड़ी भी हैं। मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। 1998 का सेंसस, बहुत पुरानी बात है, हाँ,
तो 1998 का सेंसस था, उसके अंदर जो है वो ये था कि बच्चों के हवाले से था कि बच्चे जो हैं वो कितनी अमवात होती हैं। तो टोटल जो बच्चों की अमवात हैं वो हमें तो पता चल गई कि इतनी अमवात है, लेकिन हम ये देखना चाह रहे थे हर 1000 पॉपुलेशन पर कितने बच्चों का इंतकाल होता है। तो हम लोग जो है जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है, क्योंकि इसमें तो उन्होंने बता दिया गवर्नमेंट ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव करती है, ये नहीं करती, ये फिर दूसरे इदारे करते हैं दूसरा पोर्शन। तो जब एनालिसिस का बात आई और हमने किया तो जो डेटा दिया गया था और जो बात की गई थी वो बिल्कुल दो डिफरेंट बात थी। और इत्तेफाक की बात है कि मेरी उस दिन मुलाकात जो है वो अपने ही जो क्लासरूम में एक शख्स से जो है हुई। मैंने ये वाली बात की कि इसमें डिफरेंस है और हमने ये जो है वो डिस्क्रिपेंसी है, गैप है नॉलेज का, बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैंने इसको आइडेंटिफाई किया। मुझे नहीं पता था, नादरा के जो है वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डायरेक्टर बैठे हुए थे, तो वो भी स्टूडेंट थे हमारे इवनिंग के। उन्होंने कहा मैडम ये हो नहीं सकता, मैं तो डायरेक्टर हूँ, मुझे तो पता है सारी चीज़ें। मैंने कहा अच्छा आप बताएं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने उनको एग्जांपल दिखाई कि देखिए आपका डेटा ये कह रहा है, आपने डेटा ये दिया है नंबर हमें, और लेकिन इस नंबर को जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो असल बात ही चेंज हो जाती है। यानी कि हर 1000 पर इतने ज़्यादा बच्चे मर नहीं सकते, मुमकिन नहीं है कि हर 1000 जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और अगर इतने सारे बच्चे मर रहे हैं तो पाकिस्तान की हेल्थ की सिचुएशन तो बिल्कुल ज़ीरो हो जानी चाहिए थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टैटिस्टिक्स में को इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से, लेकिन पकड़े भी जाते हैं। तो रिसर्च में भी आपको बता दूं कि फ्यूचर में आप जब रिसर्च करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे, रिसर्च की हमने डिस्कस किया था कुछ चीज़ें, तो अगर आप करेंगे तो वहाँ पर भी जो है चेक एंड बैलेंस है कि स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिशियंस जो हैं वो देख कर बता सकते हैं कि किसने ये जो डेटा फेक है या डेटा को किसी ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है या मैनिपुलेट किया है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, नेगेटिव चीज़ें कम हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हमने एथिकल काम किया कि अनएथिकल काम किया। तो गलत बयानी, झूठ बोलना हमारी रिसर्च के अंदर जो है इसको अनएथिकल कहते हैं। तो हमको एथिकल काम करना है, हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वैसे पेश करनी है, ऐसा नहीं करनी। जैसे हमने रिसर्च में भी एग्जांपल दी थी कि अपनी कम्युनिटी, अगर आपको डर लग रहा है कि आपसे अनएथिकल काम होगा तो अपनी कम्युनिटी मत लें। कभी भी अपना मज़हब, अपने मज़हब पर रिसर्च ना करें, अपने सेक्ट पर रिसर्च ना करें, अपनी कम्युनिटी पर रिसर्च ना करें, क्योंकि वहाँ पर हमारे अपनी इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं। उस इमोशनल अटैचमेंट की वजह से क्या होगा कि आप जो है वो कभी भी नेगेटिव पॉइंट्स को सही तरह से बता नहीं पाएंगे। यूँ कहें कि बायस हो जाएंगे हम, प्रेजुडिस्ड हम नज़र आएंगे। तो थोड़ा सा जो है इसका ख्याल स्टैटिस्टिक्स को में आपको रखना पड़ता है। तो हम लोग जो है ज़्यादातर आप अभी इतना इन डेप्थ नहीं जाएंगे, जब आप रिसर्च करेंगे तब ये आपको एथिकल और अनएथिकल इश्यूज जो है आपके कोर्स में आपको बताया जाएगा। तो अभी हम फिलहाल जो है पहला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेफिनेशन है वो सिंपल है और ये कहती है कि ये प्रोसेस है जिसमें हम अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये अनग्रुप डेटा क्या होता है और ये ग्रुप डेटा क्या होता है, हम पहले अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा को डिफाइन कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम बाद में बात करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, 15, आपके स्टूडेंट्स कम हैं, लेकिन हमारी क्लास में अगर 15 to 20 स्टूडेंट्स हैं, मैं ऐसा करती हूँ 10 लोगों को हम एक फ़र्स्ट कर लेते हैं डेटा कि हमारी क्लास में 10 लोग बैठे हैं और मैंने 10 लोगों से पूछा कि मुझे बताएं कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी कितनी लंबाई है। तो हमने हाइट का डेटा लिया और मैंने पूछा, इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। चलो इसको बाद में कर लेते हैं, पहले डेटा ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने कहा मैं 5 फीट है, 5 फीट है, एक ने कहा 5 फीट 2 इंच है, किसी ने कहा 4'11" है, किसी ने कहा हमारी 5'5" है, एक लंबा लड़का है उसने कहा 6 है उसकी हाइट। इसी तरह जो है वो एक ने कहा 6 फीट 1 है, 5.9 है, 5.10 है, 5.3 है और 5.4 है। अब अगर देखें तो ये 5 और 5 ये 10 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। ये जो डेटा हमने लिया ना हर एक से अलग अलग सिंगल, इस डेटा को हम कहते हैं अनग्रुप डेटा, ठीक है। तो ये डेटा क्या हो गया, ये आपका अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा भी कहते हैं
और बाज़ जगहों पर इसका वर्ड इस्तेमाल किया जाता है रॉ डेटा। तो रॉ डेटा हम ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं, बल्कि हम जो ओरिजिनल स्टैटिस्टिकल टर्म है वो यूज़ करते हैं अनग्रुप्ड डेटा। अगेन अनग्रुप्ड डेटा का मतलब है हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग वैल्यूज़ ले लें किसी भी एक खुसूसियत के हवाले से, किसी भी एक वेरिएबल के हवाले से। वेरिएबल हमने रिसर्च में पढ़ा है, लेकिन मैं फिर भी दोबारा आपको रिवाइज करा देती हूँ। वेरिएबल हर उस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में तब्दील होती हो, एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में और एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में। जैसे अगर आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स हैं तो सबकी हाइट अलग है, वेट अलग है, सबने अलग कलर के कपड़े पहने हैं, सबकी हॉबीज़ अलग हैं, सबकी सोचें अलग हैं, सबकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग हैं, फेवरेट फूड अलग है, कौन सा ड्रामा वॉच करते हैं, चैनल वॉच करते हैं अलग है। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे जो है वेरिएबल्स कहलाते हैं। हमने अभी जो वेरिएबल लिया वो हमने वेरिएबल लिया हाइट का, हाइट इन फीट है। आपकी हाइट जो है वो कितनी फीट की इसमें आपको नज़र आती है, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ मी, तो ये आपने जो नज़र आपको आ रहा है ये 10 लोगों का की हमने हाइट ली है, इसको हम कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। यहाँ तक बात जो है आपको समझ आई होगी। कोशिश कर रही हूँ कि स्लो चलूँ, लेकिन इसके बावजूद जो है मैं दोबारा से आपको जब हम सवाल इसको करेंगे तो और भी हमें इसमें ज़्यादा हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका अनग्रुप्ड डेटा, ठीक। अब हम बात करते हैं ग्रुप डेटा की। इसी डेटा को जो ट्रांसफ़र करना है, प्रोसेस करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का दोबारा मतलब बताती हूँ। ये प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनग्रुप डेटा इनटू ग्रुप डेटा। ये प्रोसेस है कि अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये अनग्रुप डेटा हमने रहने देना है ताकि हम इसी से ग्रुप डेटा बनाएंगे, ठीक है। चलें जी। अच्छा, अब इसको हमें कैसे अनग्रुप बनाना है, अनग्रुप को ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करना है। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी हाइट क्या थी, 4 फीट 11 इंचेस। और सबसे बड़ी हाइट कौन सी है, सबसे बड़ी हाइट जो है वो 6 फीट 1 इंच है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो डेटा आपका पास आ गया कि सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू। तो हम इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें डेटा की और मिनिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये मेन हमारे पास एस्पेक्ट होता है। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 6.1 और मिनिमम वैल्यू है 4.11। हम सबसे पहला स्टेप ये होता है अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करने का कि हम जो है इसको पहले रेंज निकालते हैं। रेंज क्या है, RANGE, रेंज इक्वल्स टू मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यानी दोनों को जो सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी कि सबसे बड़ी हाइट को सबसे छोटी हाइट से माइनस करेंगे। यहाँ एज भी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे कम एज वाला और सबसे बड़ी एज वाला, तो आपको मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू करनी है। तो आपने मैक्सिमम ले लिया और मिनिमम ले लिया, दोनों को हमने जब माइनस किया तो हमारे पास, अभी मैं ऊपर उसको मिटाकर ऊपर की तरफ ले जाऊंगी, तो यहाँ पर हमारे पास है 6.1 माइनस 4.11, तो हमारे पास आ जाता है 2। वैसे तो जो है हम इसको 10 कर देते हैं और इस तरह हमारे पास एक राउंड ऑफ फिगर आ जाएगी। और ये राउंड ऑफ फिगर आपके पास जो आई है वो है 2, ठीक है। तो 2 का इसके डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस आ गया। अब ये 2 का जो डिफरेंस है हमें उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम जो है एक इसको वैसे जर्नली कर लेते हैं और एक मैं नया डेटा लेती हूँ जिसके अंदर हमारे पास राउंड फिगर्स हैं। उस राउंड फिगर्स के ज़रिए जो हम एक्चुअल जो है वो सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा रही हूँ और दोबारा से हम इसको सिंपल करते हैं। ग्रुप डेटा बता देती हूँ मैं आपको। ग्रुप डेटा क्या है, सबसे छोटी वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे, 4.10 से भी शुरू कर सकते हैं और आप इसको 4 से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो राउंड ऑफ वैल्यूज़ आ जाए। 4 से हम 4.5 तक ले जा सकते हैं, फिर 4.6 से हम 5 तक ले जा सकते हैं, फिर वापस 5
0.1 से हम 5.5 तक ले जा सकते हैं, फिर 5.6 से लेकर हम 6 तक ले जा सकते हैं, और क्योंकि हमारे पास आखिरी वैल्यू जो है वो 6.1 है तो हमें एक और जो है लेना पड़ेगा, 6.5 तक जाना पड़ेगा। ये जो नज़र आ रहा है, ये क्लासेस, ये ग्रुप्स, इसको कहते हैं ग्रुप डेटा। ये फॉर्मेट जो है ये ग्रुप डेटा की फॉर्मेट है। तो ये जो है आपका ग्रुप डेटा है, और इस अनग्रुप डेटा को यानी कि इस अलग अलग वैल्यूज़ को इस ग्रुप में कन्वर्ट करने का नाम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अब हम एक्चुअल डेटा लेंगे और उस एक्चुअल डेटा को हम कन्वर्ट करना सिखाएंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रही हूँ और एक्चुअल डेटा इस्तेमाल करते हैं हम इसको, और उसको हम एक सीक्वेंस में करेंगे कि कौन से स्टेप्स हैं, फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है और किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, पहला जो डेटा है, मुझे डेटा निकालने दें। अच्छा, ये डेटा है मेरे पास 20 स्टूडेंट्स का डेटा है, और ये 20 स्टूडेंट्स का उनको जो मैथमेटिक्स में मार्क्स मिले हैं उसका डेटा है, और मार्क्स जो मिले हैं वो 25 के अंदर अंदर उनको मार्क्स मिले हैं, 1 से लेकर 25 के दरमियान मार्क्स मिले हैं। पहले वो डेटा मैं एक साइड पे लिख देती हूँ ताकि फिर हम लोग जो है बोर्ड का दूसरा पोर्शन इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये है 20 स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास नंबर, कितने स्टूडेंट्स का डेटा है। दूसरा हमारे पास जो है इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन ये है कि किसका डेटा है, मार्क्स का है, और कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, मैथ्स के मार्क्स हैं। तो मैथ्स के मार्क्स का डेटा है। ठीक है, कि 20 स्टूडेंट्स का मैथ्स के मार्क्स हैं। ठीक, ये मैं सवाल इसलिए इसको इन्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि जब हम टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर हमें टाइटल बनाना होगा, और टाइटल हम उस वक्त बना सकते हैं जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि ये किसका डेटा है और वेरिएबल कौन सा है। तो ज़रूर है कि विदाउट, अगर मैं नंबर दे दूँ और वह नंबर लिखे हुए हों तो आपको क्या पता चलेगा कि वो नंबर क्या चीज़ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जब तक कि हमें पता ना हो कि वो नंबर एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो नंबर मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सैलरी या इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैथ्स का हम मार्क्स ले रहे हैं 20 स्टूडेंट्स के। ठीक है, मैं एक लाइन बना देती हूँ ताकि हमारे पास वो मार्क्स आ जाए। 21, 22, 23, 19, 17, 12, 15, 15, 17, 17, 19, 23, 23, 21, 25, 25, 21, 19, 19, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये आपके पास 20 स्टूडेंट्स का डेटा आ गया। डेटा होगा हमारे पास, इसके बाद फिर हम जो है वो लेंगे। अब हमारे पास डेटा की इंफॉर्मेशन, डेटा मौजूद है। अब इस डेटा में से हमें सबसे जो पहले लेना है वो लेना है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, यानी सबसे बड़ी, यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको मिले हैं और सबसे कम मार्क्स किसको मिले। ठीक है, यानी सबसे मैक्सिमम, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, और जिसको सबसे कम मार्क्स मिले हैं उसको मिनिमम वैल्यू कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो रेंज का फार्मूला लिख देते हैं। रेंज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। मैक्सिमम, MAX का मतलब है मैक्सिमम, MIN का मतलब है मिनिमम। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यूज़ के अंदर आप देखें तो आपको नज़र आती है 12। ठीक है, सबसे कम मार्क्स मिले हैं 12 और सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं 25, यानी 25 में से 25 मिले हैं। मैथ्स में हो सकता है ना, तो 25 आउट ऑफ 25 मिले हैं। तो 25 माइनस 12, तो अब जब 25 को माइनस करेंगे आप 12 से, तो आपके पास जो रेंज आई वो आई 13। ठीक है, ये पहली इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास आ गई। अब हमारे पास हमें जो है 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब 2 इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कहा था कि ये ग्रुप डेटा में हमें
कन्वर्ट करना है, सही है। तो जब ग्रुप डेटा में हमें कन्वर्ट करना है तो फॉर एग्जांपल ये ग्रुप डेटा है, ठीक है, ये ग्रुप डेटा है 26 और 28, ये ग्रुप डेटा है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो नज़र आ रही है ना, ये अलग अलग, इसको क्लासेस कहते हैं, एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान का जो गैप है इसको क्लास इंटरवल कहते हैं, ठीक है, यानी साइज ऑफ क्लास। इन दोनों के दरमियान यानी 20 और 22 के दरमियान जो गैप है, जैसे कितना गैप है, 20, 21 और 22, 3 का गैप है, यानी कि 3 लोगों का इसमें डेटा आ रहा है, 20, 21 और 22। ये हम इसको कहते हैं कि ये जो है ये साइज ऑफ क्लास है या क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो एक चीज़ होगी हमारे पास क्लास इंटरवल, जिसको हम कहते हैं CI, क्लास इंटरवल। इसको हम और भी यूज़ करते हैं साइज ऑफ क्लास के दो चीज़ों में, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में दो वैल्यू के दरमियान कितना गैप होना चाहिए, साइज ऑफ क्लास, ठीक है। दूसरा, कितनी क्लासेस होनी चाहिए, कितने ग्रुप्स होने चाहिए, 1, 2, 3, इसको कहते हैं नंबर ऑफ क्लासेस। तो हम नंबर ऑफ क्लासेस, हमें एक और चाहिए नंबर ऑफ क्लासेस। तो हमने यहाँ हमें दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि नंबर ऑफ क्लासेस। अच्छा, अब नंबर ऑफ क्लासेस, साइज ऑफ क्लास और नंबर ऑफ क्लासेस, रेंज हमें पता चल गई। या तो हमें क्लास इंटरवल पता होनी चाहिए कि गैप कितना रखना है, या हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है। दोनों में से अगर एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी तो हम दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल दोनों इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इसमें क्या रूल्स हैं, इसका एक फार्मूला है जो यूज़ किया जाता है। मैं वो फार्मूला इसलिए नहीं करवा रही, लॉग वाला फार्मूला है। सोशल साइंस में इतना उस फार्मूले की ज़्यादा जो है हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ क्लासेस की एक रेंज दी गई है कि हम कम से कम जो है वो जितनी भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 19 क्लासेस हैं। 19 क्लासेस बहुत ज़्यादा कहलाती हैं। जो पाकिस्तान का जो सेंसस है उसके अंदर जो पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन है, जिसमें जो बच्चा आज पैदा हुआ है वो, और जो सबसे बड़ी एज का शख्स है जो अबव 80 है, उसकी भी जो यानी करोड़ों की आबादी जो है वो 19 क्लासेस में आ रही है। तो हमें ज़रूरत नहीं है इतनी सारी क्लासेस लेने की। अक्सर क्वेश्चंस जो होंगे उसके अंदर क्लासेस आपके पास जो हैं वो मेंशन होगी। बड़ा डेटा होता है 10 क्लासेस, 11 क्लासेस, इससे ज़्यादा क्लासेस नहीं होती। छोटा डेटा होता है तो 5 क्लासेस। लेकिन यहाँ पर हम क्लासेस की बजाय हम जब वैल्यू देखते हैं तो हम गैप को भी देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू के दरमियान कितना फासला होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए। अब देखिए रेंज 13 की है। अब 13 की रेंज है तो हमें कितनी क्लासेस आप ले सकते हैं। 5 क्लासेस इनफ हो सकती हैं, 6 क्लासेस इनफ हो सकती हैं, और हो सकता है कि गैप आप कर लें। तो मैं पहले इस सवाल में आपको ये बता देती हूँ कि क्लासेस में हमने 6 की क्लासेस बनानी है। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस हमें पता है कि हमें 6 बनानी है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको कितनी क्लासेस, या तो मेंशन होगा क्लासेस कितनी बनानी है, या ये मेंशन होगा कि साइज़ ऑफ क्लास या गैप क्लास का कितना है। तो हमने क्या कहा कि साइज़ ऑफ क्लास हमने दे दी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हमने क्या करना है, इसका फार्मूला है, CI का फार्मूला है कि क्लास इंटरवल को करने के लिए रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है कि अगर आपको क्लास इंटरवल पता हो और नंबर ऑफ़ क्लासेस नहीं पता हो तो नंबर ऑफ़ क्लासेस इक्वल्स टू रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। हम इन दोनों फार्मूले से हमें फ़िलहाल इस डेटा के मुताबिक रेंज दोनों में पता है हमें, ठीक है। इसके अंदर हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस पता है तो हम पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मींस रेंज कितनी है 13, नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं 6। 13 को डिवाइड कर दिया हमने 6 से। जब 13 को हमने डिवाइड किया 6 से तो हमारे पास जो गैप आया वो 2.2 समथिंग का होगा। मैं फिर भी कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि कितना गैप होगा। 13 डिवाइडेड बाय 6 किया हमने तो 2.16 का गैप आता है, तो जो राउंड ऑफ होकर 2.42 होता है, ठीक है। तो हम वैसे इसको राउंड, क्योंकि ये हमें इसको राउंड ऑफ चाहिए
तो 2.16 का मतलब है कि ये 1 जो है वो लेस है, तो इसको हम 2 में कन्वर्ट करते हैं। अब ये क्यों करते हैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि अगर ये 2.5 या इससे अबव होता तो हम इसको 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मैथमेटिक्स का रूल है जो पहले आप लोगों ने किया था, दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा आपको। मैं आपको फिर भी एक दफ़ा बता देती हूँ। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 यहाँ तक अगर है तो ये राउंड ऑफ होकर 2 हो जाएगा, लेकिन 2.5 से लेकर 2.9 तक है तो ये राउंड ऑफ होकर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो राउंड ऑफ का जो रूल है स्पेसिफिक वो ये है कि अगर 2 के बाद 2 के बाद यानी कि जो भी वैल्यू है उसमें डेसिमल के बाद अगर 1, 2, 3, 4 तक है तो वो राउंड ऑफ वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर 5 या उससे अबव है तो राउंड ऑफ में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 की बजाय 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि कम है 2.16 है तो हमने अपनी वैल्यू 2 पर राउंड ऑफ की। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें 2 वैल्यू के दरमियान 2 का गैप चाहिएगा और 6 क्लासेस हमारी बनेंगी। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक होगी। अब यहाँ पर देख लें, दोबारा से मैं रिवाइज करा रही हूँ। रेंज, हमें सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत है वो है रेंज। रेंज का मतलब है कि हमें ये देखना है कि हमारे डेटा में से सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के दरमियान कितना डिस्टेंस है, कितना फासला है, कितना गैप है। हमने इसको लिख दिया मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, 25 माइनस 12 इसके अंदर यही थी, और रेंज हमारे पास आ गई 13। पहला स्टेप हो गया, रेंज आ गई। दूसरा स्टेप था क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब है 2 वैल्यू के दरमियान कितना गैप होगा, हमें नहीं पता था। हमने अपने क्वेश्चन में देखा कि कितने ग्रुप्स बनाने, कितनी क्लासेस बनानी है, 1, 2, 3, 4 कितने लेवल्स बनाने हैं। तो इसमें हमें कहा गया कि 6 बनाने हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस हमें पता चल गया कि कितनी है। तो इसके मुताबिक, इन 2 फार्मूला के मुताबिक, पहला फार्मूला हमने इस्तेमाल किया क्लास इंटरवल, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो इस तरह से हमने जब उसको डाला 13 रेंज का वैल्यू और नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी है 6, तो ये जो 6 डाली हमने तो 13 डिवाइडेड बाय 6 किया तो 2.16 आया। हमें राउंड ऑफ चाहिए, हमें डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमने राउंड ऑफ कर दिया तो ये 2 हो गया। मैंने भी राउंड ऑफ का तरीका बताया था, नियरेस्ट में राउंड ऑफ होता है। 2.5 होता तो हम उसको 3 कर देते, लेकिन ये क्योंकि 2.16 है तो हम इसको 2 रहने देंगे। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि हमारे पास वैल्यूज़ कितनी है, हमारे पास 6 क्लासेस हैं और 2 का गैप है। ठीक, ये पहला स्टेप है इसको करने में। अब हम इसको टेली मार्क्स लगाने के उस सेक्शन में जाएंगे। अब उसके लिए हमें एक टेबल बनाना होगा और टेबल में जितने कॉलम्स होंगे, मैं वो कॉलम्स आपको बता देती हूँ कि वो कितने कॉलम्स होंगे। सबसे पहला कॉलम तो हमारे मार्क्स का होगा जो ग्रुप का बनेगा। ठीक है, सबसे पहले तो टाइटल लिखना है, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, इसके अंदर हमने परसेंटेज भी करनी है। ठीक है, तो इसका जो टाइटल होता है एक मैं जर्नल टाइटल बता देती हूँ। इसके बाद जो नंबर्स हैं या जो आपका पास वेरिएबल है, आपको सिर्फ वो वेरिएबल चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, ये मैं आपको टाइटल बता रही हूँ, फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका है डेटा, 20 स्टूडेंट्स का है। तो हमें लिखना नहीं होगा कि 20, हम सिर्फ लिख देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, इनके मार्क्स किसमें, इन मैथ्स। ये आपकी हेडिंग बन गई टाइटल। अब आप ये देखें, इसको गौर करें अगर, तो उसके अंदर टाइटल में आप देखिए फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन तक जो है सब में सेम रहेगा टाइटल। आगे आपके सवाल में लिखा होगा डेटा किसका है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर डेटा जो है वो मेल का है, फीमेल का है, स्टूडेंट्स का है, टीचर्स का है, पॉलिटिशियंस का है, डेटा किसी का भी हो सकता है। ठीक है, डेटा हो सकता है गाड़ियों का हो, ट्रैवलिंग डिस्टेंस का हो, टाइम का हो, आप कितने दिन में टाइम स्पेंड करते हैं टीवी वॉच करने में, कितने घंटे हैं। तो डेटा जो है वो आवर्स का डेटा, तो डेटा किसी भी इसमें हो सकता है, वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है, डेटा किसी भी लोगों का हो सकता है। तो जो लोग होंगे वो लोग पहले आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू
मेल वर्कर्स अकॉर्डिंग टू फीमेल वर्कर्स, अकॉर्डिंग टू व्यूअर्स, वॉचर्स, लिसनर्स, जो भी आप उसको देना चाहें जो डिस्क्रिप्शन है। और अकॉर्डिंग टू का मतलब है कि इसका वेरिएबल का नाम क्या है। हमारे पास जो वेरिएबल है वो है नंबर्स, मार्क्स किसमें, मैथ्स में, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है ये कि आपको कितना टाइम लगता है ट्रैवल करने में, अपने इंस्टीट्यूट आने में, अपने यूनिवर्सिटी आने में, अपने घर से। वो डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस इन किलोमीटर है, डिस्टेंस इन आवर्स है, डिस्टेंस इन मिनट्स है। तो यहाँ पर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस इन मिनट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, अकॉर्डिंग टू देयर वेट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमारे पास जो है वो एक ये चीज़ आ गई। अब हम लोग ने क्या करना है कि अब हमने इसमें इसके कॉलम्स बनाने हैं। कितने कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो कॉलम्स बनेंगे, हमारे पास सबसे पहला कॉलम तो बनेगा सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम बनेगा हमारा जो उसमें हमने ग्रुप्स बनाने हैं, तीसरा कॉलम हमारा बनेगा टैली मार्क्स का, चौथा और पांचवा कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज का। तो हम लिख देते हैं सीरियल नंबर, दूसरा हम लिख देंगे मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, फिर तीसरा हम इसमें आ गया टैलीज आ गई, टैली मार्क्स भी कहते हैं इसको, टैलीज भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज। मैं आपको परसेंटेज निकालने का भी तरीका बता दूंगी, पहले हम जो है वो ग्रुप्स बना लें। अब ग्रुप्स बनाने का हमारे पास जो तरीका था वो हमारे पास ये हमें पता था कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और गैप कितना रखना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है सबसे पहली जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू थी 13, सबसे पहली वैल्यू थी 12, सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है 12 से शुरू किया जाए, आपकी मर्ज़ी है, आप उसको 10 से भी शुरू कर सकते हैं और उसको 12 से भी शुरू कर सकते हैं। नियरेस्ट जो है आपको लगता है कि मुझे आसानी होगी कि मैं 10 से शुरू करूं, दो का गैप होगा, 10, 12, 13, 15 इस तरह का गैप करूं तो भी आप कर सकते हैं, इट्स ओके। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है सबसे छोटी वैल्यू उसी से शुरू करना है मुझे, तो भी आप कर सकते हैं। तो घबराइएगा नहीं कि उसने इस तरह किया, मैंने इस तरह नहीं किया, किताब में इस तरह लिखा हुआ है, एक जगह पर दूसरी एग्जाम्पल क्या है, इट्स ओके, you can do both ways, right? You can go both ways. So either you take your value, minimum value 12 लिए और as it is उठा के पहली वैल्यू ले ली, या आपने 10 ली। तो हम फिलहाल आपकी आसानी के लिए वही वैल्यू ले रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आप फिर प्रैक्टिस करने में आप उसको 12 की बजाय 10 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ले रहे हैं वैल्यू 12, ठीक है। अब लिखा हुआ है 2 का गैप, ठीक है। अब 2 का गैप का मतलब क्या है, 2 का गैप का मतलब यहाँ पर अगर हम माइनस करते हैं तो आप ये कहेंगे 14 होना चाहिए, ठीक है। आप कहेंगे 2 का गैप है, 14 माइनस 12 2 का गैप है, लेकिन एक्चुअली ये 2 का गैप नहीं, ये 3 का गैप है। अब ये 3 का गैप क्यों है, इसके अंदर आप अगर नोट करें तो इसमें है 12, 13 और 14, तो 3 हो गए ना। और गैप कितना रखना था हमें, 2 का रखना था गैप। तो यहाँ पर ये 3 वैल्यूज यानी कि किसी के स्टूडेंट के 12 मार्क्स भी हैं, किसी स्टूडेंट्स के 13 मार्क्स भी हो सकते हैं और किसी स्टूडेंट के 14 मार्क्स भी हो सकते हैं, तो भी ये 3 का गैप हो जाएगा। तो हमें रखना है 2 का गैप। इसका मतलब ये हुआ कि 12 भी काउंट होता है, 14 भी काउंट होता है और इसके बीच में जो हमने लिया है वो भी काउंट होता है। तो 12, 13, 14 तो 3 हो गए। तो अभी हमें 3 का गैप नहीं चाहिए, 2 का गैप चाहिए। तो 12 से हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 13। एक्चुअली ये 2 का गैप है, कैलकुलेटर से ये 2 का गैप नहीं आएगा, कैलकुलेटर से 1 का गैप आएगा। लेकिन हमें जो इसको काउंट करना है वो 12 को भी काउंट करना है और हमने इसको भी काउंट करना है, इसीलिए हम उसको कहते हैं ये 2 का गैप है, 12 और 13, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू 13 के बाद हम इस्तेमाल करेंगे 14, ठीक है। तो 14 और क्या होगी 15, ठीक है। 2 का गैप का मतलब है 14 भी काउंट होगी, 15 भी काउंट होगी। 14, 15 इस तरह से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। अब आप काउंट करें, इसमें क्लासेस जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लासेस हो गई।
अब आप ये कहेंगे अभी हमने तो दी थी और हमने कैलकुलेशन में या हमारे पास जो सवाल आया था उसके अंदर तो आया था कि 6 क्लासेस हैं, ये 7 क्लासेस कहाँ से आ गई? तो 7 क्लासेस हमारी इसलिए आई कि जब हमारे पास रिजल्ट आया था 2.16 था, हमने इसको राउंड ऑफ करके कम किया, तो जो 0.16 है वो बढ़ के हमारी 1 क्लास उसने उसको इजाफा कर दिया। तो घबराएंगे नहीं, अगेन इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, इट्स करेक्ट। आपका भी करेक्ट आंसर है और उसका भी करेक्ट आंसर हो सकता है जो उसमें गैप ज़्यादा दे दे, 3-3 का गैप डाल दे तो हो सकता है 5 क्लासेस बनेगी, इससे ज़्यादा क्लासेस नहीं बनेगी। तो सिर्फ ये ख्याल रखिएगा कि हम जो है इसके अंदर 6 रिक्वायरमेंट है और 7 हो जाती है, 10 रिक्वायरमेंट है 11 हो जाती है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों सही हैं, ये याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसको हम इधर इसको स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसको यहीं से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। मैं सिर्फ रिवाइज़ करा देती हूँ आपको इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। वाइंड अप करते हैं, परसेंटेज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो वेरिएबल है जिससे डेटा लिया है उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी। टेबल जो बनेगा उसके अंदर 5 कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर का, वेरिएबल का कॉलम, टैलीज का कॉलम, फ्रीक्वेंसी का कॉलम और परसेंटेज का कॉलम। पहले स्टेप में रेंज निकालनी है, रेंज में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को माइनस करना है, फिर नंबर ऑफ क्लासेस और क्लास इंटरवल को देखना है, फार्मूले में पुट करना है। आप अपने सवाल में देखिएगा कि सवाल में कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उसके मुताबिक हमने जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन थी, एक थी रेंज और दूसरा था हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस थी, तो हमने गैप को कैलकुलेट किया। गैप हमारे पास आया 2 का, हमने 2 का गैप डाला, हमने 12 जो वैल्यू सबसे छोटी थी उसको इस्तेमाल किया और हमने इस तरह से दोनों को काम किया 2-2 का गैप करके। 2-2 का गैप मतलब 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23, 24-25, इस तरह 7 क्लासेस बन गई और ये 7 क्लासेस एक्सेप्टेबल हैं। तो हम लोग जो है इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि टैलीज कैसे लगाई जाती हैं और टैलीज लगाने के बाद उसको हम इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।